दोस्तों, नारी के लिए कहते हैं वो अंधेरे की पगडंडियों पर चलकर जाती है और सबके लिए रोज एक नया सूरज ढूंढ के लाती है। वो वक्त के बेरंग गुलदस्ते में रोज खुशियों के महकते पल सजाती है। वो बेनाम जिंदगियों को रिश्तों का नाम देती है और घर परिवार की खूबसूरत दुनिया बसाती है। वो नारी होती है जो अपनी प्यार से, अपनी ममता से घर को संजो कर रखती है, और जब नारी सशक्त होती है तो एक बेहतरीन समाज का निर्माण करती है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या वाकई नारी सशक्त है? क्या वाकई में नारी को वो अधिकार, वो सम्मान प्राप्त है जिसकी वो हकदार है? अगर नहीं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज के कार्यक्रम का हमारा विषय भी यही है, सशक्त नारी, जिम्मेदारी हमारी। और विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है राजस्थान पुलिस में एसीपी के पद पर कार्यरत नतीशा जाखड़ जी। नतीशा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम विषय पर चर्चा कर रहे हैं और आज का हमारा विषय है सशक्त नारी, जिम्मेदारी हमारी। राजस्थान पुलिस द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। क्या है ये अभियान, विस्तृत से हम जानेंगे आपसे, और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ये अभियान महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति, उनके लिए जो कानून बने हैं, हेल्पलाइन नंबर संचालित हो रहे हैं, उसके लिए जागरूक करने का अभियान है। इसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि महिलाओं को, चाहे वो घर में है चाहे घर से बाहर है, एक भय मुक्त और सम्मानजनक माहौल मिल सके, समाज में उनको इज्जत के साथ अपना कोई भी काम कर सके। इसके लिए जो हमारी पुलिसकर्मी है, जो जहाँ निवासरत है महिला पुलिसकर्मी, वो अपनी कॉलोनी में वॉक एंड टॉक कर रही है, महिलाओं से मिल रही है, उन्हें कानून की ज्ञान शिक्षा दे रही है। और जो हमारी एक टीम है वो स्कूलों में और कॉलेजों में जा जा के बच्चों को अवेयर कर रहे हैं कानून के प्रति, हेल्पलाइंस के प्रति, और सेल्फ डिफेंस के डेमो दे रहे हैं। और इसके साथ साथ वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इस अभियान में कुल मिला के ये उद्देश्य है कि महिलाओं को एक सम्मानजनक माहौल मिल सके। जी, आप एक राजस्थान पुलिस में एसीपी के पद पर कार्यरत हैं और एक महिला हैं, तो महिला होने के नाते आप ये बेहतरीन तरीके से जान सकती हैं कि महिलाओं को किन प्रॉब्लम्स का सामना डेली करना पड़ता है। ऐसे में राजस्थान पुलिस द्वारा क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल, जो राजस्थान पुलिस की प्राथमिकता है उसमें महिला सुरक्षा एक अहम पहलू है, और उसके लिए राजस्थान पुलिस द्वारा त्वरित कोई भी कार्रवाई की जाती है वो त्वरित की जाती है। इसके लिए अगर जिला स्तर की बात करें तो जिला स्तर पर सिकाओ यूनिट का गठन किया गया है। जो महिलाओं से संबंधित अपराध जो रजिस्टर्ड होते हैं उन फाइलों का त्वरित अनुसंधान किया जाता है। और इसके साथ साथ जिला स्तर पर एक महिला थाना का गठन किया गया है। कोई भी महिला काउंसलिंग करना चाहती है तो वो उस थाने में जा सकती है, अपने शिकायत दर्ज करवाना चाहती है तो वो वहाँ जा सकती है। और इसके साथ साथ वन स्टॉप सेंटर जिला स्तर पर संचालित किए जा रहे हैं। अगर अपने थानों की बात करें तो हर थाने में महिला डेस्क की स्थापना की गई है। अच्छा। जहां महिलाएं जाके विधिक राय ले सकती है और अपनी बात रख सकती है। और इसके साथ साथ सुरक्षा सखी बनाई गई है थानों पे। अच्छा। सुरक्षा सखी वो महिलाएं बनाई जाती है जो मुख्यतः आमजन से संपर्क में रहती है, जैसे ANM वगैरह। तो वो क्या है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, वो आम पब्लिक को उनसे बात करना ईजी महसूस करती है। जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो घर घर में जा रही है राशन का वितरण करने, तो वो आम जो महिला है वो उससे अपनी बात शेयर कर सकती है और वो कहेगी कि तू थाने जा। तो एक तरह से संपर्क का कड़ी का काम करती हैं जी। तो ये सब प्रयास पुलिस के रहते हैं। इसके साथ साथ हेल्पलाइन नंबर है जिन पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, 24/7 चालू रहते हैं। जी, हेल्पलाइन नंबर की आपने बात की, तो हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कौन से वो हेल्पलाइन नंबर है जिन पर महिला सीधे कॉल कर सकती है, अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकती है और उनके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी वहाँ होते हैं। बिल्कुल, हेल्पलाइन नंबर जैसे 100 112 इसके बारे में सबको पता है, लेकिन महिलाओं के लिए 1090 और जो राजकोप सिटीजन ऐप है उसमें नीड हेल्पलाइन, ये ऐसी कुछ चुनिंदा हैं जो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जी, राजकोप सिटीजन हेल्पलाइन की आपने बात की, क्या है मैम ये थोड़ा अच्छे से समझाएं। नहीं, ये एक ऐप है। जैसे कई बार महिला इस सिचुएशन में होती है कि कॉल नहीं कर पाती। जैसे आप किसी कैब में सफ़र कर रहे हैं, आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप कॉल करेंगे तो आपको लग रहा है कि वो मेरी बात सुन लेगा। उस स्थिति में आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। और ये राजकोप सिटीजन ऐप आप डाउनलोड करके उसमें नीड हेल्प का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करें। उसमें 2 तरह के ऑप्शन रहते हैं, एक तो इमरजेंसी
और एक नॉन इमरजेंसी। अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन में अपने लिखते हैं कि मेरे को ये स्थिति है, मैं यहाँ हूँ, तो आपकी लाइव लोकेशन कंट्रोल रूम में चली जाती है। अच्छा। और वहाँ से आपसे कांटेक्ट होता है फ़ोन पे, वहाँ से कॉल आता है, पुलिस का कॉल आपके पास आता है कि आप कहाँ हैं, आपको क्या सहायता चाहिए। और अगर आप नॉन इमरजेंसी में डालते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या डोरी का केस हो गया या इस तरह का, या अनवांटेड कॉल्स हो गए, तो अगर आप, ये भी इमरजेंसी है लेकिन कुछ ऐसा है कि 5-10 मिनट की देरी हो सकती है इसमें, तो उनको हम संबंधित थाने में भिजवाते हैं कि आपके थाना क्षेत्र से ये शिकायत आई है, आप संपर्क करें, तो वो थाना आपसे संपर्क करता है। इसमें आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एप्लीकेशन को यूज़ करना है, पुलिस आपको कॉल करती है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी पहल है राजस्थान पुलिस की, एक महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। नतीशा जी, अभी आपने कैब में बैठने वाली महिलाओं की बात की थी, यहाँ मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगी, जो महिलाएं कैब से ट्रैवल करती हैं उनको कहीं ना कहीं डर होता है कि वो अपने डेस्टिनेशन तक सुरक्षित पहुँच सकेंगी कि नहीं। ऐसे में राजस्थान पुलिस ने एक मुहिम चलाई जिसमें कैब ड्राइवर्स का, और ना केवल कैब ड्राइवर्स का बल्कि जो हमारे घर में डिलीवरी बॉयज़ आते हैं उनका भी वेरिफिकेशन करवाया गया। इस मुहिम के बारे में बताएं और कितनी कारगर ये सिद्ध हुई, इस बारे में भी बताएं। बिल्कुल, इसी अभियान में ये भी इनिशिएटिव लिया गया कि पूरे जयपुर में 10 ऐसे जगह चिन्हित की गई है, वहाँ पे कैंप लगा के इनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जितने भी ऑटो ड्राइवर्स हैं या कैब ड्राइवर्स हैं, ओला, उबर, रैपिडो और ये डिलीवरी बॉयज़ हैं, इन सब का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जितने भी स्कूल में जो ये ड्राइवर, बसों में ये ड्राइवर कंडक्टर हैं, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। लैब रन कर रहे हैं जो भी, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, क्योंकि अपराधी की प्रवृत्ति होती है, हमें नहीं पता कि उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये उनका जो ऑर्गेनाइजेशन इनको रन करती है, उनकी लायबिलिटी इंश्योर की गई है कि आप इन कैंप में जाके उनका वेरिफिकेशन करवाएं, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद अगर पता चलता है कि ये इसका आपराधिक रिकॉर्ड है तो वो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा चांस रहता है कि अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति का है वो अपराध दोबारा करे। तो ये एक पहल है ताकि अपराध पे नियंत्रण किया जा सके, प्रिवेंटिव एक्शन कह लीजिए आप इसको। जी, बहुत अच्छी पहल है ये राजस्थान पुलिस की कि कैब ड्राइवर्स का, डिलीवरी बॉयज़ का, यहाँ तक कि प्रयोगशालाओं में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका भी वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है ताकि एक महिला अपने आप को हर जगह सुरक्षित महसूस कर सके। नतीशा जी, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, जो घर से बाहर निकलकर काम पर जाती हैं और कार्यस्थल पर भी उनके साथ ऐसा कभी होता है कि यौन उत्पीड़न के भी कई केसेस सामने आते हैं, लेकिन अपने साख को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, या यूँ वहां पर अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं बता पाती, वो किसी से भी शेयर नहीं कर पाती हैं और अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। एक महिला होने के नाते आप ये बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि उन महिलाओं को कितना सामना करना पड़ता है इन चीज़ों का। तो ऐसे में क्या कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं, और आप भी महिला हैं तो क्या उन महिलाओं को कहना चाहेंगी? बिल्कुल, जिन हेल्पलाइन नंबर्स की अपनों ने बात की वो तो हमेशा खुले हैं, लेकिन वहाँ जो आप कार्यस्थल की बात कर रहे हैं उसके अलग से विशाखा गाइडलाइन के तहत अलग से कमेटी का गठन किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं, आप एकदम से ये एक्शन नहीं लेना चाहेंगे कि मैं इसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करूं, क्योंकि आप उसी के साथ काम कर रहे हैं, आपको उसी के साथ काम करना है। तो बहुत बार ये रहता है कि पुलिस में कंप्लेन नहीं कर पाती महिलाएं। एक प्रेशर मान लो, आप मोरल प्रेशर मान लो कि ये इसी के साथ, या प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा मान लो कि मुझे जॉब से निकाल देगा। तो ये जो विशाखा गाइडलाइन है उसके तहत इंटरनल कमेटी का गठन किया जाता है, जो शिकायत निवारण कमेटी कह सकते हैं जिसको। उसमें ये बाध्य है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि 10 या 10 से अधिक महिलाएं अगर कहीं काम करती है, कोई निजी संस्थान हो या शासकीय संस्थान हो, वहाँ पर ये कंपल्सरी है कमेटी का गठन करना। और उस महिला कार्मिकों में से जो वरिष्ठ स्तर की महिला, वो उस कमेटी की अध्यक्ष होगी। और इसी के साथ साथ वहाँ जो NGO महिलाओं के संबंध में काम कर रहा है वो भी, उसका भी सदस्य इसका एक मेंबर होगा। और इसमें इस कमेटी के आधे से ज़्यादा मेंबर है वो महिलाएं होंगी। और वो समय समय पर मीटिंग्स होती है, वो महिला सुरक्षा के संबंध में इनिशिएटिव लेती हैं। और अगर कोई महिला को प्रॉब्लम है तो वहाँ शिकायत दर्ज करा सकती है इंटरनल कमेटी में। उनको न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती है इस कमेटी को। और इस कमेटी को न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती है तो वो उस जब गवाह होते हैं साक्ष्यों के आधार पर वो बिल्कुल डिसीजन भी दे सकती है। तो जिस भी कार्मिक के खिलाफ अगर ऐसा होता है तो उसको अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
और सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि इस विशाखा गाइडलाइन में सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन किया गया है बहुत डिटेल में। अच्छा। कि इसमें क्या क्या शामिल होता है। हमें ऐसे लगता है कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं, वो सेक्सुअल हरासमेंट में उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि इसमें जैसे शारीरिक संपर्क या फिर अनुचित टिप्पणी जो आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराए, वो सब इसमें शामिल की गई है। यौन शोषण, यौन संबंधी किसी तरह की कोई आपको कंटेंट दिखाते हैं या पढ़ाते हैं या फिर कोई अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, इशारे करते हैं, या फिर आपको नहीं कह रहे लेकिन इस तरह की टिप्पणी है कि उसको सुन के आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो आप सब ये सब चीज़ें सेक्सुअल हरासमेंट में आती है। जी, आपने बताया कि कोई आप पे गलत टिप्पणी कर रहा है या आपको कोई गलत तरह से इशारा भी कर रहा है, तो ये भी सेक्सुअल हैरासमेंट में आती है और इसकी शिकायत आप विशाखा गाइडलाइन पे कर सकते हैं। नहीं, विशाखा गाइडलाइन तो एक गाइडलाइन है जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन था, विशाखा बनाम राज्य सरकार 1993 उसमें जारी की थी। उसके बाद क्या कोई भी निजी संस्थान है या सरकारी संस्थान है जहाँ पे 10 से ज़्यादा महिला कार्यरत है, वहाँ ये कमेटी गठित करना कंपल्सरी है। जी, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। जी, और विशाखा हेल्पलाइन पे कॉल करने के लिए मैम क्या प्रोसीजर है? विशाखा हेल्पलाइन नहीं है, वो तो हेल्पलाइन नंबर है 1090 जी, और जो अपनी ये है सिटीजन जी, और उस पर कॉल करते हैं, अगर कोई महिला कॉल करती है अपनी प्रॉब्लम्स अगर बताती है तो कितना प्रतिशत चांसेस है कि उसकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन होंगे? बिल्कुल 100% होंगे। अगर आप 1090 पे या राजकोप सिटीजन ऐप पे आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, और जैसे मेरी अभी वहीं पोस्टिंग है तो मैं देखती हूँ कि बहुत सी महिलाएं ये चाहती है कि उनकी पहचान गोपनीय रखी जाए, तो मैं ये भी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि बिल्कुल आपकी पहचान गोपनीय रखी जाती है अगर आप ऐसा चाहते हैं तो। जैसे मोस्टली इस तरह के केस आते हैं कि आपको अनवांटेड कॉल आते हैं या कि आपके नंबर किसी के पास है तो आपको अनवांटेड वो मैसेज करता है, आप उस चीज़ से परेशान हैं लेकिन फैमिली से शेयर नहीं कर सकते, पुलिस के पास आप जाना नहीं चाहते क्योंकि फैमिली को पता चल जाएगा, तो आप इस हेल्पलाइन पे बताएं कि इस नंबर से मुझे परेशान कर रहे हैं, ये नंबर मुझे बार बार कॉल कर रहा है, तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कहीं भी हो। जी, अभी हमने कार्यस्थल पर कार्य करने वाली महिलाओं की बात की थी, यहाँ मैं उन महिलाओं की भी बात करना चाहूँगी नतीशा जी, जो घर में रहते हुए भी किसी न किसी तरह से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना कर रही हैं, और ऐसे में वो अपने घर परिवार को बचाने के लिए भी चुप हो जाती हैं कि किसी तरह हमारा घर परिवार बचे रहे, लेकिन अपने आत्मसम्मान को वो ठेस पहुंचाती हैं। ऐसे में क्या कुछ ठोस कदम उठा सकती हैं वो महिलाएं कि उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे और वो एक अच्छी ज़िंदगी, बेहतर ज़िंदगी जी सकें? बिल्कुल, और जैसा आपने बताया कि बहुत कम परसेंट है जो कार्यस्थल पे आती हैं, बाकी तो अपने महिलाएं हाउस मेकर्स हैं, होम मेकर कह लें, उनके आधार पे अपने चल रहा है सिस्टम, तो उनको अगर अपने आप को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले परिवार के सदस्यों से बात करें, अगर फिर भी आपको लगता है तो वन स्टॉप सेंटर है, और जो महिला डेस्क बताई थाने में वहाँ भी काउंसलिंग की जाती है, जिला लेवल पे जो महिला थाना है वहाँ भी काउंसलिंग की जाती है। ऐसा नहीं है कि थाने में जाते ही आप मुकदमे के उसमें फंस गए, नहीं, अगर आप चाहते हैं कि काउंसलिंग की जाए, हमें हेल्प चाहिए, आप हमारी काउंसलिंग कराएं, मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल पुलिस जो कर्मी होती है, महिला पुलिस कर्मी होती है, वो भी इसमें बिल्कुल जी। अभी आपने वन स्टॉप सेंटर की बात की थी, क्या है ये वन स्टॉप सेंटर और राजस्थान में कहाँ कहाँ पर है? बिल्कुल, ये वन स्टॉप सेंटर है जो महिलाओं के संबंध में एनजीओ काम करते हैं, उनके साथ पुलिसकर्मी मिलके हर जिला लेवल पे वन स्टॉप सेंटर चलते हैं, जिनका सुपरविजन पुलिस एसपी द्वारा किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि विधिक राय दी जाती है। कोई भी पीड़ित महिला है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से वकील करूँ, किससे ये लिखवाऊँ, कैसे थाने में जाऊँ, क्या प्रक्रिया है, तो विधिक राय दी जाती है। सब एक ही जगह वो वहाँ जाती है, वहाँ उसको बताया जाता है कि आप किस तरह से शिकायत दर्ज करा सकते हैं, आप इस थाने में जाइए, ये शिकायत दर्ज कराइए, यहाँ जाइए, मतलब कोर्ट तक उसकी पूरी प्रोसेस में उसकी हेल्प की जाती है। वो कहीं भी ऐसा उसको महसूस नहीं होता कि मैं अकेली हूँ, मैं कैसे करूँगी, मैं तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकली, इस तरह से। जी, एक आम धारणा ये होती है, जो एक कॉमन मैन होता है, पुलिस वालों से एक डर हमेशा रहता है। महिला चाहती भी है कि हम बात करें, अपनी बातों के सल्यूशन के लिए हम पुलिस की हेल्प लें, लेकिन उस पुलिस नाम से डर है, तो इस डर को कैसे कम किया जाए? इस डर को कम करने के लिए हमारे ये जो जागरूकता अभियान में एक पहल की गई है कि जो भी महिला पुलिसकर्मी
कांस्टेबल से लेके अधिकारीगण तक जो भी जहाँ निवासरत है वो अपनी सोसाइटी का सेफ्टी वॉरियर बनेगी। वो जाके महिलाओं से वो कैन टॉक करेगी, उनको बताएगी, उनको इजी फील कराएगी कि आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे से बात करें। और जिन कॉलोनियों में या जहाँ महिला सेफ्टी वॉरियर्स नहीं है, मतलब महिला पुलिसकर्मी निवासरत नहीं है, वहाँ वो प्राइवेट पर्सन्स को बना रहे हैं। अच्छा। महिलाओं को कि उनको ये जो बैच है वो बैच दे रहे हैं और सेफ्टी वॉरियर्स बना रहे हैं, तो ताकि वो भी अपने एरिया की महिलाओं की अगर कोई समस्या है तो वो पुलिस स्टेशन तक उनको एक कड़ी के रूप में काम कर सके, क्योंकि आप में से ही हम निकले। इसीलिए ये महिला पुलिसकर्मियों को थोड़ा आगे भी किया है ताकि वो दिखे कि हाँ भी एक लड़की है, वो अगर पुलिस में है तो मतलब हमारी ज़्यादा बात समझेगी, या वो इजी रहता है महिलाओं से बात करना उस तरह। बिल्कुल। नतीशा जी, क्या कोई ऐसा सफल उदाहरण आप बता सकती हैं जिसमें महिला ने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया हो और इस उम्मीद के साथ किया हो कि मुझे कॉल करने पर ज़रूर मेरी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलेंगे और मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा? ऐसा कोई सफल उदाहरण? बिल्कुल, ऐसे सारे ही कॉल जो हमें प्राप्त होते हैं 1090 पे, उनको हम बिल्कुल ट्रेस करते हैं कि लास्ट तक जब तक महिला संतुष्ट नहीं हो जाती तब तक हम वो फीडबैक लेते रहते हैं कि आईओ क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो सारे ही उदाहरण हैं, लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी क्योंकि मैं वहाँ पोस्टेड हूँ अभी। जी। तो 13 फरवरी 2025 की बात है, सुबह 6:26 पे राजकोप सिटीजन ऐप पे नीड हेल्प पे एक लिंक आता है। लिंक होता है तो फिर पुलिस कांटेक्ट करती है तो वो कांटेक्ट नहीं कर पाती, फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी विद इन 3 मिनट पुलिस की ईआर वहाँ पे पहुँच जाती है। अच्छा। इमरजेंसी में हमारा ये रहता है कि जो भी पास में गाड़ी है ना वो इमरजेंसी में उस पॉइंट पे पहुँच जाती है क्योंकि लाइव लोकेशन आती है। तो वहाँ पे जब पुलिस की गाड़ी जाती है तो क्या देखती है कि एक लड़का और लड़की खड़े हैं जिनमें बहस हो रही है और उस लड़के ने उस लड़की का फ़ोन तोड़ दिया। अच्छा। जैसे उसको पता चला कि ये किसी से कांटेक्ट कर रही है जो भी है, तो उसने उसका फ़ोन तोड़ दिया। लेकिन ये अच्छा रहा कि राजकोप ऐप उस लड़की के डाउनलोड कर रखा था, नीड हेल्प पे उसने इमरजेंसी पे क्लिक कर दिया, तो हमने तुरंत गाड़ी वहाँ भिजवाई विद इन 3 मिनट्स, जो मतलब बहुत ही अच्छा मोटिवेटेड भी है कि मतलब विद इन 3 मिनट सबसे नज़दीक जो गाड़ी थी वो वहाँ पहुँची और उस लड़के को डिटेक्ट किया और उसके खिलाफ कार्रवाई की। जी, ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है कि अपने फ़ोन में वो डाउनलोड कर ले ऐप को। तो मैम हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अपने फ़ोन में स्पेशली महिलाओं को कौन कौन से ऐप रखने चाहिए जो इमरजेंसी में उनकी हेल्प कर सके। मैम कौन से ऐप रखने चाहिए? सबसे पहले तो हेल्पलाइन नंबर है, ये सेव कर लीजिए 1090 100 112, और उसके साथ साथ जो राजकोप सिटीजन ऐप है ये ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। इसको मैंने पहले भी डिटेल में बताया, एक बार फिर डिटेल में बता दूं कि राजकोप सिटीजन ऐप है, इसमें नीड हेल्प का एक ऑप्शन है। उसमें आप जब जाएंगे तो 2 तरह की हेल्प ले सकते हैं, इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी। अगर आपके इमरजेंसी सिचुएशन में है, विद इन मतलब आपको हेल्प चाहिए, तो इमरजेंसी में जाएं और वहाँ जो शिकायत आप लिखकर, बोलकर या कोई फ़ोटो या वीडियो अटैच करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं और आप भेज सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। वो आपको कहीं भी कॉल नहीं करना, पुलिस द्वारा आपको कॉल किया जाएगा कि आप यहाँ हैं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो। विद इन 5 मिनट आपके पास पुलिस पहुँच जाती है और जो भी कार्रवाई है वो की जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैम ने बहुत अच्छी बात बताई है कि जो भी दर्शक हमारी महिला, स्पेशली महिला दर्शक जो हमारा कार्यक्रम देख रही हैं, उन सबको अपने फ़ोन में सिटीज़न ऐप, राजकोप सिटीज़न ऐप तो ज़रूर डाउनलोड कर देनी चाहिए। जब भी कभी ज़रूरत पड़े उस ऐप का इस्तेमाल करें, विद इन 2-3 मिनट आपके पास आपकी हेल्प ज़रूर मिलेगी। मैम हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शहरी महिलाओं की, सबके पास स्मार्टफोन होते हैं, सबको स्मार्टफोन चलाने भी आते हैं और कौन कौन सी एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी है उनको थोड़ी बहुत नॉलेज भी होती है। एक और मैं एप्लीकेशन ऐड करना चाहूँगी, नज़र ऐप, जो पीछे राजस्थान पुलिस ने जयपुर कमिश्नरेट में लॉन्च की थी। उसमें क्या है, नज़र ऐप को भी आप ज़रूर डाउनलोड करें अपने फ़ोन में। वो उसमें आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। जैसे नज़र ऐप में आप मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसके आधार पे आप अपनी प्रॉपर्टी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपने अपनी प्रॉपर्टी ऐड कर ली, आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी किराएदार को दे रहे हैं या फिर आपका सर्वेंट आप रख रहे हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन आप नज़र ऐप से करवा सकते हैं घर बैठे बैठे। अपने क्या है, कोई भी सर्वेंट घर पे आता है उसका वेरिफिकेशन करवाना जरूरी नहीं समझते, जबकि वो अपने सबसे नज़दीक रहता है। किराएदार अपने 24 घंटे घर में रहता है, उसका अपने वेरिफिकेशन कराना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि आज किसी के पास टाइम ही नहीं है कि कौन पुलिस स्टेशन जाएगा, कैसे करेगा। तो ये ऐप आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है कि आप उसमें, उसकी प्रोसेस ये रहती है कि आप नज़र ऐप डाउनलोड करें, उसमें अपनी प्रॉपर्टी ऐड करें,
इलेक्ट्रिसिटी बिल के आधार पे। उसके बाद जो भी आपने वेरिफिकेशन कराना है, चाहे ड्राइवर का हो या किराएदार का हो या सर्वेंट का हो, वो उसकी फोटो अपलोड कर दो। और उसके बाद क्या है, पुलिस वाला अपने आप आपके पास आएगा और आपका उसका वेरिफिकेशन करेगा और आपको उसका फीडबैक मिल जाएगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, अपने सर्वेंट रखते हैं तो उसका आधार कार्ड चेक कर लेते हैं कि हाँ ठीक है मेरे पास आधार कार्ड है, लेकिन आधार कार्ड में नंबर चेंज करना, फोटो चेंज करना बहुत ईजी है आज के टाइम में, जो मेरे को लगता है। तो ये नज़र ऐप बहुत ही ज़रूरी है, हर किसी को अवेयर रहने की ज़रूरत है। अपने क्राइम होने ही क्यों दे, अवेयर इतने रहे कि क्राइम हो ही नहीं पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नज़र ऐप, राजकोप सिटीजन ऐप, ये तो जरूर फ़ोन में होनी चाहिए। जी, तो जैसा कि नतीशा जी ने बताया कि हर महिला को अपने फ़ोन में नज़र ऐप और राजकॉप सिटीज़न ऐप ज़रूर डाउनलोड करके रखनी चाहिए आपकी खुद की सुरक्षा के लिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं शहरी महिलाओं की जिनमें अवेयरनेस होती है, लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बात करें जिनमें कहीं ना कहीं अवेयरनेस का थोड़ा अभाव होता है, ऐसे में उन महिलाओं को किस तरह से उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए, किस तरह से उनको बताया जाए कि महिला सुरक्षा के लिए उनके लिए कानून बने हुए हैं, किस तरह से अवेयरनेस जगाई जा सकती है? सबसे अच्छा माध्यम तो आपका है जी। आपके साथ मिलके हम ये जागरूकता अभियान में काम कर रहे हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया, सुरक्षा सखी जो ग्रामीण थानों में भी हर थाने में है, उसका मेन उद्देश्य ये है कि एएनएम या जो आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता है उनको इसीलिए चिन्हित किया गया क्योंकि वो उन महिलाओं से संपर्क में रहती है। जी। उनको हम टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी दी जाती है, बार बार वो थाने भी आती है किसी महिला के साथ, वो बिल्कुल अवेयर रहती है। और हमारी भी ये कोशिश रहती है कि जो पुलिस मित्र हैं, वैसे अभी इस अभियान के तहत सेफ्टी वॉरियर महिलाओं को बनाया जा रहा है, ऐसा ग्रामीण में भी रहता है। और जो सीएलजी सदस्य बनाते हैं पुलिस थानों में, आपको ध्यान होगा अभी इस अभियान के तहत हमारे डीजीपी साहब ने कहा है कि महिला सीएलजी सदस्य भी बनाए जाएंगे। अच्छा। हर जिले में 10-10। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जब महिलाएं आगे आएंगी तो वो दूसरों को जागरूक करेंगी। गॉसिप तो चलती रहती है महिलाओं में, तो फिर अब चर्चा का विषय यही होगा कि कैसे सुरक्षित रहा जाए। बिल्कुल, ये एक अच्छा चर्चा का विषय है कि कैसे सुरक्षित रहा जाए। यहाँ हम उन बच्चियों की बात भी करना चाहेंगे जो स्कूल में पढ़ती हैं, जो टीन एज में हैं, उनको नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। कहते हैं ना कि जो गलत रास्ता होता है वो आसान लगता है और हम आसान रास्ते पे जल्दी जाना चाहते हैं। तो उन बच्चों को भटकाव से बचाने के लिए, उन बच्चियों को भटकाव से बचाने के लिए राजस्थान पुलिस की क्या कुछ ऐसी मुहिम है, क्या कुछ ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं स्कूली बच्चों को लेकर? बिल्कुल, जो हमारी निर्भया स्क्वाड है वो टाइम टू टाइम स्कूलों में जा के सेफ्टी के डेमो देती है, वो ट्रेनिंग भी देती है स्कूलों में जा के। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि जो बच्चों को यूँ कहे लड़का लड़की जो भी है उनको घर पे नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। हर महिला का ये दायित्व है कि हर माँ का दायित्व है, हर दादी का दायित्व है कि आप पूरे दिन में 10 मिनट अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा दें। क्योंकि प्रिवेंटिव एक्शन अपने घर से शुरू करें। माहौल जब घर का अच्छा होगा, जब अपने शुरू से ये शिक्षा दें, लड़की के दिमाग में ये सेट करें कि हाँ तेरे लिए सुरक्षित माहौल है, जैसा माहौल घर पे सुरक्षित है हम तेरे साथ है, बाहर भी वैसे ही सुरक्षित माहौल है। लड़के के दिमाग में ये सेट करें कि जिस तरह से घर पे अपनी माँ और बहन की इज्जत कर रहा है वैसे बाहर भी करे। तो जो ये है इससे समाज में बड़ा बदलाव आ सकता है। तो जैसे होम मेकर जिसको बोलते हैं वो ये काम सबसे अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल। मैम एक बात यहाँ पर मैं और जानना चाहूँगी, जो लिंग भेद है वो भी समाज में एक बड़ी चुनौती है, इस चुनौती से कैसे निपटा जा सकता है? अब अपने ये नहीं कह सकते क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं और इसमें जैसे जागरूकता की ज़रूरत है। आज के टाइम में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाएं काम नहीं कर रही। अगर इस स्टेज की बात करूँ तो हम 2 महिलाएं बैठी हैं, है ना, तो सुनने वालों में भी आधे से ज़्यादा महिलाएं। ऑपरेशन सिंदूर को जो अंजाम दिया वो 3 महिलाओं ने ही दिया। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ऐसा नहीं कह सकते। और ये अभियान है वो जागरूकता के लिए, महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। और इस जागरूकता से ऐसा नहीं सिर्फ महिलाएं जागरूक होगी, पूरा समाज जागरूक होगा कि जो समाज है वो अकेले पुरुष से भी नहीं बनता, महिला से भी नहीं बनता, वो दोनों से मिलकर बनता है। जी, सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ ऐसे कानून हैं जिनको लागू किया जाना चाहिए या कुछ ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जिसके
द्वारा महिला अपने आप को बेखौफ महसूस करे, सर उठाकर जी सके। बिल्कुल, जैसे अपनों ने बहुत सारे कानूनों के बारे में कानून बने हुए हैं, बहुत सी अपने सरकार ने ऐसी योजनाएं चला रखी हैं जो महिलाओं की हेल्प करती है। बस ज़रूरत है जागरूकता की, ज़रूरत है बोलने की। जैसे बोलना महिला को खुद को पड़ेगा। जैसे आपने पहले मेरे से पूछा कि बहुत सी महिलाएं ऐसे जो घर में हरासमेंट होती है, तो स्पीक अप, आप सहन नहीं करें, आप बोलें। आप कार्य क्षेत्र पे हैं, सहन नहीं करें, आप बोलें। बोलना आपको है, हम आपके साथ हैं। तो ये जागरूकता की ज़रूरत है कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। अंत में इस मंच के माध्यम से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल, महिलाओं को यही संदेश है कि आप समाज में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं, और आप जैसे समाज बनता है घर परिवार से, तो इस जैसे अभियान, इस प्रोग्राम का नाम है घर परिवार। घर बनता है महिलाओं से और पूरे परिवार को चलाती है महिलाएं। तो आपके साथ किसी भी तरह का आपको अपराध प्रतीत होता है या अपराध घटित होता है, तो आप चुप नहीं रहें, आप बोलें, हम आपके साथ हैं, आप सुरक्षित हैं, और सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी। हम खुद जब सशक्त रहेंगे तो इस समाज का सामना भी कर पाएंगे और एक बेहतर समाज का निर्माण भी कर पाएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, नारी तू नारायणी, बस खुद को पहचान तू। नमस्कार।